Hey everyone, my name is Kashif Raza and मेरे नीट में 666 मार्क्स थे। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ साग्निक दाम रॉय और मेरा नीट में मार्क्स आया था 685। हेलो, मेरा नाम श्रेयांश है और मेरी नीट में मार्क्स 670 थे। लास्ट के 3 महीने में मेरा बेसिक शेड्यूल था कि अभी जो पढ़ा रहे हैं वो करते रहो और साथ साथ में पीछे का भी लेके आओ। अभी कुछ दिनों में फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे हमारे, तो मेरा मेन टारगेट ये था कि अभी जो पढ़ा रहे वो तो मैं करूँ ही, पर जो पहले हो चुका है उसका भी रिवीजन हो जाए ताकि एंड में मुझे प्रेशर फील ना हो। लास्ट 3 मंथ्स में मैं तो डेली टेस्ट चालू कर दिया था, तो वो 2 से 5 वो ही देता था और सुबह के 7 से 12 में अपना रिवीजन करता था। तब तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था। बायो में ज़्यादा टाइम देता था क्योंकि जब हर बार एनसीईआरटी रिवाइज़ करता था तब कुछ नया मिल जाता था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम देता था मैं। बेसिकली लास्ट के 3 मंथ में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हो कि आप कितना ही पढ़ लो तो नॉलेज डजंट मैटर। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपको कितना आता है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आपने उन 3 घंटों में कैसा परफॉर्म करा है। तो मेरा ये टारगेट था कि मैं ज़्यादा का ज़्यादा फोकस अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दूँ रादर दैन पढ़ना थ्योरी को। तो थ्योरी से ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए थे, अपने पुराने टेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर भी और जो करंट में पेपर होता था मैं वो भी लगाता था। मैंने अलग से कोई टेस्ट नहीं दिए थे, बट जो कोचिंग में टेस्ट होता था सिर्फ उतना देता था एंड कोचिंग के जो पुराने टेस्ट हो चुके थे और उनमें मैंने जो गलत करा था मैं उन्हें रिवाइज करता था। सो बेसिकली जो मेरी क्लासेस थी वो दोपहर से रात को होती थी। दोपहर 2 से शाम के 8 बजे तक। सो मुझे पढ़ने का टाइम या तो रात लेट नाइट्स में मिल पाता था या तो सुबह में। सो मैं एक्चुअली लेट नाइट में स्टडी करना पसंद करता था, रात के 10 से सुबह के 4 या 5 तक, और फिर सोता था दिन भर। उसके बाद कोचिंग जाता था, फिर आके पढ़ता था। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था और पढ़ाई स्टार्ट करता था, तो 5 to 12 तो पढ़ लेता था, वो रिवीजन कर लेता था और फिर 12 to 1 थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फोकस देता था और 2 to 5 टेस्ट था और फिर बाद में उतना पढ़ाई नहीं किया 5 to 9, बट 9 बजे सो जाता था। सो बेसिकली लास्ट के टाइम पे मेरा ये शेड्यूल था, जैसे हमारी कोचिंग चल रही थी तो मैं कोचिंग जाता था, ठीक है। सुबह 7 बजे से कोचिंग होती थी एंड दिन में 1-2 बजे तक होती थी। फिर मैं 2 से 3 घर पर जाके या फिर हॉस्टल जहाँ भी मैं रह रहा था वहाँ जाके फिर खाना खा के वापस आता था एंड फिर कोचिंग में ही लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ थी, तो मैं लाइब्रेरी में ही जाके बैठ के दिन भर पढ़ाई करता था और फिर रात में 8 बजे के करीब मैं घर आता था एंड फिर 8 से 9 फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके 10 से 12 तक जो भी दिन भर में टेस्ट दिया या फिर जो भी पढ़ा वो एक बार ओवरव्यू करता था, फिर मैं सो जाता था और फिर सुबह 7 बजे से वापस सेम शेड्यूल। रिवीजन में तो बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जस्ट एनसीईआरटी बार बार करता था और मेरे नोट्स रिवाइज़ करता था। पिछले रिवीजन का राउंड से जो नोट्स था वो बार बार रिवाइज़ करता था। मेरा बेसिकली रिवीजन ईच सब्जेक्ट का 2 हाफ्स में करता था। बेसिकली 1 हाफ फॉर नोट्स रिवीजन और 1 हाफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का डिफरेंट बुक सोर्सेस है, इंटरनेट पे भी है, बुक्स तो मिलता ही है। सो रिवीजन बेसिकली हर सब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से की जा सकती है। बायो में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। सो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जैसे जो वोलेटाइल चैप्टर्स है जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। सो आई मेड शॉर्ट नोट्स फॉर दिस चैप्टर्स और बेसिकली इनको ही पढ़ता था, बिकॉज यू कांट जस्ट गो अराउंड रीडिंग द एंटायर चैप्टर when you are literally 3 months away from your examination. You can, but it's not always feasible. मैं फॉर्मूले पढ़ता था और उसके क्वेश्चन लगा लेता था और जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे मैं फिर उन टॉपिक को जाके अच्छे से पढ़ता था कि जैसे कुछ चैप्टर हो गया, मेजर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें पोटेंशियल का क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं पूरा चैप्टर वापस से नहीं पढ़ूंगा, मैं बस पोटेंशियल के ऊपर देख लूँगा। तो ये बेटर तरीका है फिजिक्स के रिवीजन करने के लिए। जहाँ तक बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी फिजिकल में बस क्वेश्चन की, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स पढ़ें क्योंकि वो है ही रटने वाली चीज़ है, एक्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, जो कि आप समझ जाओ एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें ऑर्गेनिक की तो उसमें पूरा मेरा सोर्स एनसीईआरटी था, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वही पढ़ता था। जब लास्ट के 3 मंथ्स बचते हैं तो फिर हमें ये होता है कि हमें रिवाइज़ कैसे करना है, ठीक है। हमने सिलेबस ऑलमोस्ट कर ली होती है या कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा रह जाता है। तो जब मैं रिवाइज़ करता था तो मेरा ड्रॉप था, तो मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ पढ़ी रखी थी। कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो नहीं पढ़े हुए थे, तो उनमें मैं ये करता था कि उनके लिए अलग से टाइम निकाल लेता था एंड उनको फिर खुद से पढ़ता था। कोचिंग में वो चीज़ पढ़ाई जाने वाली थी बट मैं कोशिश करता था कि मेरा वो चीज़ पहले कवर हो जाए। तो वही होता है, अगर आप पहले थोड़ा पढ़ लेते हो एंड फिर कोचिंग में वो चीज़ पढ़ाई जाती है तो आपको लगता है मेरा पढ़ा हुआ है एंड मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। एंड अगर सब्जेक्ट वाइज रही बात तो लास्ट के टाइम पे मेरा बस ये टारगेट था कि मैं एनसीईआरटी पढूं
एंड रिवीजन के तौर पे NCERT रिवाइज़ करूँ बायो में, एंड बायो की NCERT हाईलाइट कर रखी थी एंड कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, जैसे कि श्रेयांश ने भी बताया था। तो जैसे मैंने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे थे एंड मैं उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ता था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे लगता था कि मुझे आते हैं बट मैं भूल रहा था। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर थ्योरी फर्स्ट आई डिड क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता था, जैसे सपोज प्लान किंगडम है तो मैं क्या करता था, मैं सारे उसके क्वेश्चंस करने बैठ जाता था बिना पढ़े। तो इससे ये होता था कि अगर मैंने एल्गी कर लिया, ब्रायोफाइटा कर लिया, टेरिडोफाइटा कर लिया, एंड अगर मेरे जिम्नोस्पर्म के सवाल गलत हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे जिम्नोस्पर्म नहीं आता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हो एंड आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं। तो आप ये रिवर्स तरीके से भी पढ़ सकते हो कि पहले क्वेश्चंस कर लो एंड फिर जो उसमें लगे कि आपका भूला हुआ है आप वो पढ़ो। So in the last time, like during revision, there is an app called MemoNeat app. Basically this app is completely based on NCERT and इसके अंदर specifically biology, physics, chemistry सबके questions दे रखे हैं जो कि आप practice कर सकते हो एंड सारे questions NCERT oriented हैं एंड assertion reason questions एंड multiple statement based question जो कि NEET 2022 में आया था, उस टाइप के questions आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। like 3000 प्लस assertion reason question है इसके अंदर। apart from that इसके अंदर आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, like 1357 करके एल्गोरिथम होता है, विच मीन्स कि पहले दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन एंड सातवें दिन अगर आप किसी चीज़ को गलत करते हो तो बार बार आप ऐप इस चीज़ को रिमाइंड करवाएगा कि आपको वो चीज़ सही करनी है, तब तक इसका लेवल आगे नहीं बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री के अंदर इसमें फॉर्मूलेस देख सकते हो, आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो इसके अंदर एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें वीडियो लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो केमिस्ट्री होती है आपकी, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज का एक सेक्शन जिसमें आप जाके सारे फार्मूलाज देख सकते हो एज वेल एज प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप इसमें फिजिक्स के फार्मूला भी रिवाइज कर सकते हो एज वेल एज 30 ईयर्स से ज़्यादा के इसमें प्रीवाईक्यूज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप बायोलॉजी हिंदी में एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे एंड नीट 2022 में इतने क्वेश्चंस आए थे इस ऐप से। अगर आप इसमें सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300 तो आपको 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। यू कैन चेक दिस आउट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बैकलॉग तो सबको ही डिफरेंट लेवल पे होता है, पर मेन चीज़ें बैकलॉग और जो अब चल रहा है पढ़ाई में वो बैलेंस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टडिंग 8 आवर्स पर डे, 5-6 घंटे दे दो कि जो अब चल रहा है वो काम करने में, ताकि बैकलॉग वो भी बैकलॉग ना हो, और 2 घंटे दे दो जो बैकलॉग कवर करने में। लगभग सारे एस्पिरेंट्स के बैकलॉग रह ही जाते हैं, लाइक मेरे भी थे, बट उसको मैनेज करना कैन बी लिटिल ट्रिकी। सो अगर आपके बैकलॉग हैं लाइक थोड़े ज़्यादा ही हो गए तो आई वुड सजेस्ट कि जो चैप्टर्स या टॉपिक्स हाई यील्डिंग हैं आप उनको करें। जैसे हमारे इकोसिस्टम वाला यूनिट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट हो गया, या फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, लाइक इन सब टॉपिक्स से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको पहले कवर करें ताकि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने वाले चैप्टर आपके हो जाएं। और जो आपके थोड़े बहुत छोटे चैप्टर छूट गए जिनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते, लाइक उससे उतना कुछ घाटा नहीं होगा, पर मेजर मार्क्स वाले टॉपिक हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर बैकलॉग है तो आप उसको कवर करने के चक्कर में इतना ज़्यादा टाइम मत दे दो कि आप अभी जो करंट का सिलेबस चल रहा है आप उसे छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि आप एक बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में एक नया बैकलॉग मत बनाओ। एक और चीज़ है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे सपोज़ आपको कोई नोट्स पढ़ाया गया, ठीक है, एंड वो 40 पेज का है, 50 पेज का है, तो आप उसे सेक्शंस में डिवाइड कर दो कि मुझे 10-10 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर 40 पेज के नोट्स है तो आप मैक्सिमम 4 दिन में कवर कर लोगे 10-10 पेज अगर आप रोज़ पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपने वो बैकलॉग भी कवर कर लिया। जैसे कि कई बार होता है केमिस्ट्री के अंदर कुछ बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। तो ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं ये होते बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो ये कहीं ना कहीं अश्योरिटी है कि आप कम से कम 5 से 6 सवाल टोटल इन सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके आ सकता है। तो अगर आप इनको पहले पढ़ लो तो इट्स बेटर। एज आई सेड बिफोर, मैं डेली मॉक टेस्ट देता था, मंडे टू सैटरडे डेली मॉक टेस्ट देता था, और संडे बैठ के मैं जो 6 एग्ज़ाम्स दिए थे वो उसको एनालाइज करता था। और ऐसे एनालाइज करता था जैसे फिज़िक्स का पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। आई मेड ए मिस्टेक बुक ऑल्सो, फॉर एवरी क्वेश्चन आई डिड रॉन्ग आई पुट ए पॉइंट देयर कि वो दोबारा ना हो। जस्ट बिफोर नीट में वही नोटबुक रिवाइज़ किया था, वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि एटलीस्ट जो गलत हुआ वो सही हो जाए। मैंने उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, लाइक हर हफ्ते में एक दिया था, पर उसके एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। लाइक जैसे कि कोई टॉपिक गलत हो गया, किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो गया, तो लाइक आई इवन रेड दैट टॉपिक इंटायरली, ताकि
कॉन्फिडेंस आ जाए, अगली बार में और दिक्कत ना हो, ऐसा उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो मॉक्स को आप एक्सपेरिमेंट की तरह लो। पहले कभी बायो कर लो, कभी फिजिक्स कर लो, कभी केमिस्ट्री कर लो, आपको एक तरीका मिल जाएगा जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। और हाँ, ये भी ट्राई करना कि आपका पेपर थोड़ा जल्दी हो जाए, ताकि आपको एंड में थोड़ा टाइम मिल जाए देखने के लिए कि आपने कोई गलती ना कर दी। 2 महीने आप ये करिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए कि आपके लिए क्या सबसे अच्छे से काम कर रहा है, किस में आपके स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं, और उसी तरीके को पकड़ के आखिरी 1 महीने में या नीट तक भी आप उसको यूज़ करिए। जैसे भी लास्ट का टाइम है तो मॉक टेस्ट की बात आएगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के अंदर तुमको ये करना, जैसे मैं अगर मॉक टेस्ट देता था तो मॉक टेस्ट आप कितने देते हो ये तो मैटर करता ही है, बट ये मैटर करता है कि आपने अगर एक भी कोई मॉक टेस्ट दिया है तो आप उसे कंप्लीट दो। देखो, हमारा ये बेसिकली कंसेप्शन होता है कि हमने अगर पेपर जाके दे दिया, OMR फिल करके जमा कर दिया एंड फिर हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जितना आप टाइम वहाँ पेपर देने में लगाते हो उतना ही टाइम आपको यहाँ आने के बाद भी देना होता है। मैं जब पेपर एनालाइज़ करता था तो मैं ये करता था कि जैसे सपोज़ अगर केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसका एक सवाल आता है कि इसमें से 6:6 कंपाउंड कौन सा है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को सही कर देते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं करते हो या गलत करते हो तो भी, सही होने के केस में भी, गलत होने के केस में भी, एंड अगर छोड़ दिया है तो भी आप ऐसा करो कि आप उसका सही आंसर मार्क करो, एंड जो बचे हुए 3 आपके ऑप्शंस हैं आप उनमें ये चीज़ लिख लो कि वो कौन से कंपाउंड है। जैसे कि अगर कोई 6:6 है तो बाकी के 3 क्या हैं, मतलब आप एक क्वेश्चन से बेसिकली 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक तो आपने करा ही, और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो किस चीज़ को बिलोंग करते हैं आप वो भी कर लो। अब जैसे कई लोग पेपर में तुक्का मारते हैं, अब तुक्का तो हर कोई लगाता है, मैंने भी तुक्के लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मॉक टेस्ट में, बट एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब हम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तुक्का लगा के, तो हम उसके आगे जी लिखते हैं, यानी कि हमने वो चीज़ गेस करी है। तो जब हम घर आके उसे रिवाइज़ करें या फिर जब हम पेपर दोबारा एनालाइज कर रहे होते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम उस चीज़ को सॉल्व कर लें और समझ लें कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। क्योंकि अगर कल को उस सेम क्वेश्चन का डेटा अगर चेंज करके आपको दिया जाता है तो हो सकता है आज आपने तुक्का लगा के सॉल्व कर लिया हो, बट अगर कल वो चीज़ एग्जाम में आ जाती है, मतलब नीट में, तो फिर आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ समझ लेनी चाहिए थी। ऑल्दो वो आपका सही हो गया हो, फिर भी यू नीड टू नो द कंसेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन। लास्ट का टाइम है तो स्ट्रेस तो सबको ही होता होगा। अगर 4-5 क्वेश्चन कंसेक्यूटिवली गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन नहीं कर रहा है, और जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ कि हो जाएगा। अगर 2 साल पढ़ के मेरे 685 आ जा रहे हैं तो हमारे भी तो आ सकते हैं ना, एंड अगर ड्रॉपर हो तो बिल्कुल आ जाएगा। स्ट्रेस एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, सबको होती है, हर एस्पिरेंट को होती है, आपको होगी, मुझे भी हुई थी, पर इसके अंदर हमको दबना नहीं है और उसके चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आप बस ये 3 महीने का प्रेशर झेल लेंगे तो आगे आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। उसी के होप में आप अपना काम करते रहिए, और मॉक टेस्ट में मार्क्स वगैरह कम आ जाए तो उसका टेंशन नहीं लेना। सबके साथ एक फेज़ आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से नंबर गिर जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, बुरा लगेगा, डाउट आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अगेन सबके साथ होता है, यू विल बी फाइन इन द एंड। अगर आपने साल भर मेहनत करी है और आपको मार भरने आता है तो आपका नीट अच्छा जाएगा। देखो, लास्ट का टाइम है, सभी को स्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ती है, या तो तुम कंसोलिडेट होकर बहुत स्ट्रांग हो जाओ या तो फिर तुम टूट जाओ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मुश्किल से तुम्हारे पास 3 महीने बचे, ऑलमोस्ट 90 डेज। इन 90 दिन की मेहनत से ना तुम आगे बहुत निकल सकते हो। मतलब ये कहने की चीज़ होती है, इन 3 महीने की मेहनत से अपनी ज़िंदगी में 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे निकल सकते हो अपने बाकी कॉम्पिटिटर से, अपने बाकी दोस्तों से। और लास्ट के टाइम पे अगर कभी भी लगे डीमोटिवेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो तुम बस इतना सोचना कि तुमने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉप में हो, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। एंड तुम ये देखना कि तुमने कितना कुछ कवर करा है। अगर वहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी चले जाओगे। इट्स जस्ट दैट तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड थोड़ा सा और मोटिवेट हो करके पढ़ाई अपनी करते रहो। लास्ट में जस्ट होना चाहिए कि हम तीनों ने भी ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, एंड अगर हम 3 ये फेस कर करके तुम्हारे तरह नॉर्मल एस्पिरेंट हो करके अगर हम भी एम्स तक आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है तुम भी आ सकते हो। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ठीक है, सो दिस इज़ इट एंड थैंक यू। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय। तुम्हारे भी तो आ सकते हैं ना, एंड अगर ड्रॉपर हो तो बिल्कुल आएगा। एंड अगर ड्रॉपर हो तो बिल्कुल आ जाएगा।